हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज़ चार्ज, और चार्ज के बारे में उसका यूनिट पढ़ा, वो कैसे एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीज़ों को देखे। आज उसी चार्ज के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि चार्ज से रिलेटेड कि कभी भी कोई भी बॉडी अगर चार्ज्ड हो रहा है तो ये किस टर्म में हो रहा है। तो कॉज ऑफ द चार्जिंग इज बेसिकली द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्या निकला यहाँ से कि द एक्सेस और डिफिशियंसी, एक्सेस मतलब ज़्यादा हो जाना, डिफिशियंसी मतलब कम हो जाना। द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किस चीज़ को बताता है, ये कॉन्सेप्ट देता है किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज को बताता है। मतलब कम हो जाना इलेक्ट्रॉन का या बढ़ जाना, यही बेसिकली चार्ज को बता रहा। ठीक है, जैसे हम लोग एक बॉडी लेते हैं, सपोज न्यूट्रल है अभी। ठीक है, अभी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद अब क्या हुआ, इस पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर हो गया। लास्ट क्लास में हमने बताया, लास्ट लेक्चर में, कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर हो गया, मतलब ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, हुआ ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है या कम हो जा रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो जैसी इलेक्ट्रॉन्स का कमी हो रहा है, ये कैसा चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा। कब, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में। लेकिन अगर इसी के केस में एक्सेस बढ़ा देते, सपोज ये वाला ऐसा होता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ जाता, आने के बाद क्या होता, देखो अब यहाँ पर क्या है, एक्सेस है इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जब हम लोग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो अब ये जो चार्ज बॉडी है वो कैसा शो कर रहा है, निगेटिवली चार्ज बॉडी। तो इसका मतलब समझ में आया कि जब एक्सेस होता है तो वो कैसा शो करता है, निगेटिवली। और जब डिफिशियंसी होता है, कमी होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो जो बॉडी है वो कैसा बिहेव करता है, एज अ पॉजिटिवली चार्ज। और जब कुछ भी नहीं होगा, ना एक्सेस होगा ना डिफिशियंसी होगा, इट बिहेव्स लाइक अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। क्लियर, चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग तो एक बेसिकली कॉज क्या है, चार्जिंग का कॉज क्या हुआ। चार्जिंग का जो कॉज हुआ, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का। हाँ, तो कॉज क्या हुआ, तो कॉज ऑफ चार्जिंग, अगर कोई भी बॉडी अगर चार्ज हो रहा है तो इट इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के टर्म में ही चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, ये याद रखना। अब एक मतलब हम लोग बोलते हैं कि बॉडी चार्ज, पार्टिकल और बॉडीज़, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये एक माइन्यूट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं क्योंकि यूज़ होगा हम लोगों के पास। पहला क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पॉइंट चार्ज है। व्हाट इज़ पॉइंट चार्ज, बेसिकली 11 क्लासेस में पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं, कब हम लोग लेंगे पॉइंट चार्ज, किस टर्म में हम लोग को बॉडीज़ को पॉइंट कंसीडर करेंगे, वो देखते हैं। तो ये पॉइंट होना, सपोज एक बॉडी पे चार्ज, अभी हम लोग ले रहे हैं एक बॉडी जिस पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, सपोज हम ले लेते हैं इसका डी वैल्यू। तो ये जो है बॉडी कैसा दिख रहा, बड़ा दिख रहा। जैसे एग्जांपल के लिए एक ट्रक है हमारे सामने, तो काफ़ी बड़ा दिख रहा, अभी नज़दीक है, तो ये जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, छोटा होता है, दिखता हुआ चला जा। छोटा होता नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, उसके साइज से क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अब ये काफ़ी दूर जब चला जाएगा तो ये जो डिस्टेंस का वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाएगा ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का या साइज ऑफ बॉडी से। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर इसको, दैट इज नोन एज पॉइंट। अगर चार्ज के कंसिडर में ले रहे हैं तो दैट इज पॉइंट
चार्ज। ठीक है, कोई जैसे मून छोटा दिखता है, जैसे मून छोटा दिखता। मून छोटा दिखने का रीज़न क्या है? बिकॉज द ऑब्जर्वर मतलब हम जो है और जो ऑब्जेक्ट है मून है, इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वो क्या दिख रहा? छोटा दिख रहा। कोई दिक्कत नहीं। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? समझ में आ गया? डिस्टेंस, ये डी जो है वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, बहुत जगह पर लिया जाएगा कि बॉडी इज कंसीडर्ड एज अ ऑब्जेक्ट, नज़दीक रहने के बावजूद अगर हम लोग लेते हैं। सपोज ये कंडीशन नहीं होता कि डिस्टेंस आप नहीं देखिए, लेकिन एजम्पशन अगर आता है कि कहीं पर बॉडी जो है वो बिहेव करता है एज अ पॉइंट चार्ज के लिए, तो क्या होता है? मतलब बॉडी जो है वो कैसा हो रहा? बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। तो इस केस में क्या करेंगे कि इस पे जितना चार्ज है, मान लो क्यू है, इसका कुछ सेंटर होगा, तो हम लोग को क्या एज्यूम करना है? अगर ये कंसीडर करना है तो एज्यूम क्या करना पड़ेगा कि पूरा जो चार्ज है, होल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। सारा चार्ज आके जमा कहाँ हो गया है? यहाँ पर। अब बताओ, सारा चार्ज जब जमा होके आ जाएगा सेंटर पे, तो अब कैसा दिखेगा? यही चार्ज पहले क्यू पूरे बॉडी पर था, लेकिन अब हम लोग कंसीडर अगर कर लिया एज ए पॉइंट चार्ज, तो इसके सेंटर पे आकर लाई कर दिया। अब ये बॉडी को क्या कंसीडर कर रहे हैं? पॉइंट चार्ज। तो बॉडी क्या बन गया? पॉइंट चार्ज। तो एज्यूम क्या करना पड़ेगा कि होल चार्ज ऑन द बॉडी is concentrated at its center। बहुत जगह पर यूज़ होगा, ठीक है ना? इसके लिए एकदम रेडी रहो, बहुत जगह पे यूज़ होगा। ले लिया जाएगा, लगेगा तुमको बॉडी है और उसको कंसीडर किया जा रहा है एज अ पॉइंट। क्वेश्चन के अंदर भी लिखा रहता है बॉडी इज़ टेकन एज अ पॉइंट चार्ज। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि होल जो चार्ज है उसको कहाँ पे ला कर एग्जिस्ट कर दिया जाता है? सेंटर पे, यहाँ आगे। ठीक है, चलो। तो ये था बॉडी और पॉइंट के बीच का मतलब डिफरेंसेस क्या होता है। दो चीज़ हमेशा याद रखोगे कि पार्टिकल जो है और बॉडी दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना? ये यूज़ होगा। अभी हम एक हल्का मतलब एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं, उससे समझते हैं। अगर हम एक पॉजिटिव लिखते हैं ऐसे, तो दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? पॉजिटिव पार्टिकल बोल सकते हैं, जैसे प्रोटॉन है हमारे पास, ठीक है? तो दो प्रोटॉन्स जो है वो आपस में क्या होगा? रिपेल करेगा, ये तो मालूम है हम लोगों को। लेकिन दो बॉडीज जो है वो रिपेल कर भी सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से देखो। बॉडी के केस में दो बॉडीज रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है, लेकिन ये हमेशा ऑलवेज क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये मे बी अट्रैक्ट ऑल्सो, ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, वो दिखाएंगे हम लोग। ये अट्रैक्ट कर सकता है। ये कहाँ पर समझ में आएगा? जब हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन। जब इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एकदम क्लियर करके बताएंगे कि टू बॉडीज कैन अट्रैक्ट ईच अदर, बट टू पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव पार्टिकल्स कैन नॉट अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? चलो, एक चार्ज के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। क्या कि कोई पूछता है कि विच इज़ द मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर में सबसे कम चार्ज कौन सा होता है? तो ये होगा कौन सा? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और ये हम लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁹। तो ये कैसा है? मिनिमम चार्ज। क्लियर हुआ? इसको हम लोग फंडामेंटल, देखो फंडामेंटल है, फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। एक इलेक्ट्रॉन पे सबसे मिनिमम चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और इसे क्या कहा जाता है? फंडामेंटल चार्ज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
फंडामेंटल ऑफ चार्ज, हाँ इसे क्या कहा जाता है, फंडामेंटल ऑफ चार्ज। इसका एक और नाम है, क्या कहते हैं इसको, अच्छे से देखना, क्वांटम ऑफ चार्ज। इसका नाम क्वांटम ऑफ चार्ज क्यों पड़ा वो बताते हैं। क्वांटम का प्लूरल है क्वांटा, याद रहना चाहिए, ठीक है। क्वांटम क्या होता है कि वैसा पॉसिबल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सबसे छोटा पॉसिबल यूनिट, ठीक है। क्वांटम का क्या मतलब हुआ, स्मॉलेस्ट या मिनिमम, ठीक है, पॉसिबल यूनिट, ठीक है ना, ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे छोटा जो पॉसिबिलिटी है यूनिट होने का, दैट इज नोन एज क्वांटम। तो इसको बोला जाता है क्वांटम ऑफ चार्ज भी, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा व्हाट इज वन क्वांटम, तो वन क्वांटम इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब हम लोग आगे हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज के अंदर एंटर करते हैं। चार्ज के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, और हर एक प्रॉपर्टीज को जानना ज़रूरी है। जब तक उसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे नहीं कि ये किस तरीके का बिहेव करता है डिफरेंट सिचुएशंस में, तब तक हम लोग इसको आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ा जाता है, बेसिक मतलब कितना जानना एकदम आपको ज़रूरी है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। चार्ज का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। पहला है एडिटिव इन नेचर। क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब इस चार्ज के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं। एडिटिव इन नेचर में क्या होता है कि चार्ज को किस तरीके से ऐड किया जा रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो किसी भी क्वांटिटी के बारे में पता करेंगे तो हम लोग ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसको देखेंगे कि ये किस तरीके का क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। और हम लोगों को मालूम है कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसको अगर हम लोगों को ऐड करना है तो कैसे ऐड करते हैं, अलजेब्रिकली, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्केलर, स्केलर आर दोज क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं, एंड कैन बी एडेड विथ सिंपल अलजेब्रिक फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ऐड हम लोग कर सकते हैं कैसे, अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली ऐड करने का क्या मतलब होता है वो देखते हैं, ठीक है। और सुनो, और एक बात, ऐड जो करेंगे थोड़ा ध्यान दोगे कि इसमें जब भी ऐड करेंगे तो विथ प्रॉपर साइन को पुट करेंगे, हमेशा लेंगे। अलजेब्रिकली का मतलब ही होता है कि विथ साइन आप लीजिए। तो विथ साइन, जैसे मान लो कि एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस है, Q है, Q1 है, Q2 है, -Q3। अब हमें नेट चार्ज निकालना है, Q नेट निकालना, टोटल चार्ज आप कीजिए, तो सबको ऐड करना पड़ेगा एक सिस्टम में। तो इस सिस्टम के अंदर जब हम लोग रखेंगे, देखो Q1 रखें, ऐड कर रहे हैं, Q2 रखें और -Q3 रखें। अगर इसको और थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो प्लस करें और क्या लिखे, विथ साइन लिखे, देखो विथ साइन लिखे ना, तो इसी को बोलते हैं सिंपल अलजेब्रिक रूल। क्लियर, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज -1 है कूलम, 2 कूलम है, 4 -4 कूलम है। अब हमें Q नेट निकालना, तो आराम से निकालेंगे, -1 कूलम लिखेंगे, +2 कूलम, -4 कूलम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -3 कूलम, सही है। हाँ, तो इसमें क्या कर रहे हैं, विथ साइन ले रहे हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि अब इसका मास से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि मास इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी और चार्ज भी कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। दोनों के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मास को जब ऐड करते हैं तो मास इज नॉट निगेटिव, मास हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव है।
मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको सीधा सीधी ऐड कर, मान लो मास है m1 दिया हुआ 2 kg, m2 इज इक्वल टू दिया हुआ 3 kg, तो कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 का अगर सिस्टम निकालेंगे तो सीधा सीधी ऐड करें 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 kg। ठीक है, इतना बात समझ में आया। लेकिन चार्ज के केस में चार्ज क्या हो सकता है, ईदर पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम लोग जानते हैं। तो यहां पर जब इसको ऐड किया जाता है तो ये कैसा ऐड किया जाता है, अलजेब्रिकली। यहां पर जो चार्ज को ऐड किया जाता है ये इधर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो हम पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा यहां से कि कौन ऐसा स्केलर क्वांटिटी है जो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमेशा पॉजिटिव होगा मास, और कौन ऐसा स्केलर क्वांटिटी जिसको ऐड करने पे पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, दैट इज चार्ज। बट इसको अच्छे से देखो, चार्ज क्या है, इज ट्रांसफरेबल। ये क्या है, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है। देखते भी आ रहे हैं, जैसे रॉड को हम लोग रब किए थे सिल्क से, पिछले वाले लेक्चर में देखे थे हम लोग, ऑब्जर्वेशन जो हुआ था उसमें क्या हो रहा था, चार्ज क्या हो रहा था, ट्रांसफ़र हो जा रहा था एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है, ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब करते थे ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जा रहा था जबकि सिल्क रॉड निगेटिव हो जा रहा था। तो सिल्क रॉड पर क्या आया, इलेक्ट्रॉन्स आया, और निकला कहाँ से, ग्लास रॉड से, तो वो पॉजिटिव हो जा रहा था। तो चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफरेबल हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे ट्रांसफरेबल है ये। एग्जाम्पल के तौर पर चार्ज बॉडी जो है, चार्ज बॉडी के पास क्या होता है, ये हमेशा याद रखना है हम लोग के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज बॉडी के पास हमेशा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी ट्रांसफ़र होगा वो किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होगा, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। ठीक है, जब चार्ज बॉडी को, कोई एक चार्ज बॉडी मान लो, अभी हम ले रहे हैं पॉजिटिव, ये चार्ज बॉडी है, तो इसका ये कहने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, इसके अंदर में निगेटिव है, लेकिन निगेटिव का अमाउंट कम है, इसीलिए कैसा शो कर रहा है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया। ठीक है, और एक बॉडी जो लिए हैं वो कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल कहने का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, नंबर ऑफ चार्जेस आर सेम। ठीक है, अब हम लोग इसको टच कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सोचोगे, सुनोगे इसको। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं, मतलब चार्ज बॉडी को इसको इससे टच कर रहे हैं। तब देखो क्या होता है, जब हम लोग चार्ज बॉडी को टच करते हैं, ठीक है, जब टच करेंगे तो होना जो है चार्जिंग वो किसके हिसाब से होगा, फ्री किसके हिसाब से होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। जो यहाँ से एक भी अगर निकल गया तो अब जो बचा वो कैसा बन गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया कि नहीं बन गया। फिर से देखो, एक चार्ज बॉडी को लेकर आए, किसको, न्यूट्रल के पास, उसको टच किए, यहाँ सिर्फ क्या किए हम लोग, टच किए। टच करने के बाद क्या हुआ, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पहले था, ये पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि आगे जाकर पढ़ोगे कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस से भी क्या होता है, ये चार्ज हो जाता है, लेकिन वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आता है। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे अच्छे से तो वहाँ समझ में आएगा। अभी सिंपल समझो कि जो भी फ्लो ऑफ चार्जिंग या कॉज ऑफ चार्जिंग हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, मतलब बॉडी जो है अट्रैक्ट कर लेगा। जब अट्रैक्ट कर लेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ गया, तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो पहले था न्यूट्रल, अब क्या हो गया, चार्ज। तो चार्ज का क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। क्लियर। और ये जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। समझ में आया। अब इसके अंदर थोड़ा बात बताएंगे।
जब भी ट्रांसफ़र होगा चार्ज का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, दैट इज़ नोन एज कंडक्शन। लेकिन ध्यान रखोगे कि यहाँ पर कैसा टच होना चाहिए, फिजिकल टच होना चाहिए। यहाँ हम रब वाला केस हम नहीं ले रहे हैं, अभी हम क्या बता रहे हैं, फिजिकल टच करने से सिर्फ। ठीक है, चलो अभी सोचो थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पर तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये क्या किया, विड्रॉ कर लिया, खींच लिया अपने तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को। अब अगर हम लोग यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लाते, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाते तो क्या होता। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और यहाँ पे नेगेटिव भी है, यहाँ भी पॉजिटिव भी है, ठीक है, मतलब ये न्यूट्रल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि जो ट्रांसफ़र होना है वो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में ही होना है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स चार्ज बॉडी से, नेगेटिवली चार्ज बॉडी से कहाँ चल जाएगा, न्यूट्रल में। और यहाँ एक भी अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज से, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले था न्यूट्रल और अब हो गया नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये केस समझ में आया। हाँ, अब हम लोग कंडक्शन के अंदर में थोड़ा सा डीप से समझते हैं। अभी सेम एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज़ पॉजिटिव चार्ज जो था यहाँ है, अच्छे से देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है अमाउंट में, क्लियर। ये जो है पॉजिटिवली चार्ज, इस पर अभी मान लो चार्ज है तुम्हारा, हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि सपोज़ 20 कूलम का इस पर चार्ज है, ठीक है, इस तरीके से है 20 कूलम, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ही जाएगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा ट्रांसफ़र होगा। मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आया, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो इसका क्या करेगा, 2 को हटा देगा, नलीफाई कर देगा, कैंसिल कर देगा ईच अदर। तो अब जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, 18 कूलम हो जाएगा। किस पर, चार्ज वाले पे। ये पॉजिटिवली चार्ज था ना, तो चार्ज बॉडी का अब कितना चार्ज हो गया, 18 कूलम। तो ये कितना का लॉस किया, 2 कूलम का लॉस किया ना। तो एक बात समझना है, जितना लॉस इन चार्ज करता है कौन, चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। इस चार्ज बॉडी को ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, आसानी होगा। जितना भी लॉस कर रहा है कौन, चार्ज बॉडी ए, उतना ही अमाउंट में गेन करेगा। गेन इन चार्ज कौन करेगा, बी, ठीक है। ये बात समझ में आया। मतलब यहाँ पर अगर 2 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 का गेन हो रहा होगा। क्या सर पूरा चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं, जब तक कि दोनों का अनबैलेंस चार्ज रहेगा। अनबैलेंस्ड मतलब देखो, जैसे मान लो कि एक पर 20 है, दूसरे पे मान लो 18 है, तो ये अनबैलेंस्ड है। अगर दोनों पे 10-10 कूलम आ गया, दोनों पर सेम चार्ज आ जाएगा, उसी वक्त ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएगा। तो ये हम लोग पोटेंशियल में पढ़ेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करता है, ये सब देखेंगे। लेकिन ये है कि टोटल का टोटल चार्ज उठ के ट्रांसफ़र नहीं होता, टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल कर नहीं जाएगा, ठीक है। ये कब तक होगा, जब तक कि दोनों पर क्या हो जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इक्वल हो जाएगा, रुक जाएगा ट्रांसफ़र। चलो अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे कि चार्ज जो है इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ये हमेशा किससे एसोसिएट करेगा, मास से। मतलब अगर चार्ज है तो उसके पास मास है। देखो चार्ज होता है या कोई भी चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल जा रहा। जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा तो साथ में अपने साथ क्या लेके निकल रहा, मास को। तो कभी भी जब चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास भी होता है और उस पर क्या होता है, चार्ज भी होता है। तो अगर हम बोलेंगे कि अगर चार्ज है तो उसके पास मास भी है, लेकिन वाइल मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। सही तो है। अब क्या बोल रहा कि मास जो है ये चार्ज के बिना हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए न्यूट्रॉन का मास होता है लेकिन उसका क्या चार्ज होता है, नहीं होता है, तो ये एग्जिस्टेंस हो सकता है। लेकिन चार्ज जो होगा उसके पास हमेशा ही मास होगा। कैसे पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, चार्ज है, तो उसके साथ मास भी लगा हुआ है।
तो अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है तो उसका चार्ज तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ में उसका मास भी इफेक्ट हो रहा, मतलब डिक्रीज हो रहा। तो अगर हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बोले कोई बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, सही है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अपने साथ मास भी लेके निकला। तो पहले जो बॉडी का कंडीशन था मास, उससे क्या होगा, डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, कम हो गया। अब यही कोई एक बॉडी पर यही इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो खुद अकेले तो नहीं आ गया होगा, चार्ज लेके सिर्फ तो नहीं आया, साथ साथ इसके पास मास भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, मास का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेल्टा एम बोल रहे हैं, इंक्रीज कर जा रहा। तो एक बात पता क्या चल रहा है कि निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, जबकि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास डिक्रीज कर जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये जो चार्ज जो है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। हाँ, अब हम लोग कुछ पार्टिकल्स को देखते हैं जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, आगे में इसका यूज़ बार बार होता है। ठीक है, जैसे अल्फ़ा रेज, अगर कोई पूछता है कि अल्फ़ा रेज किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो ये क्या होता है, बीम ऑफ फास्ट मूविंग हीलियम एटम। ठीक है, मतलब अगर कोई अल्फ़ा रे मूव कर रहा है तो उसमें क्या है, हीलियम +2 आयंस क्या हो रहा है, उसमें मूव कर रहा है, मतलब ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर, तो कोई पूछेगा व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स, तो हम लोग कितना लिखेंगे, +2e। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। दूसरा देखते हैं बीटा रेज। ये बीटा रेज जो है ये बीम ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अगर अल्फा रेज निकल रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है बात, इतना तक समझ में आया। चलो अल्फा पढ़ लिए हम लोग, बीटा रेज देख लिए, और कुछ देखते हैं जैसे कॉस्मिक रेज। ये जो कॉस्मिक रेज है वो हाई एनर्जेटिक फोटोन्स होता है। देखो फोटोन्स आए ना, फोटोन किसको बोलते समझ में, जिसका मास और चार्ज नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अल्फ़ा, बीटा और कॉस्मिक रेज के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लिए। ठीक है, अब एक और पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन सिर्फ इतना समझ लो कि जैसे हम लोग पढ़ चुके, थोड़ा नॉलेज होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों लगता है ये हम पहले बता चुके, क्योंकि मास जब होता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब किसी भी मास को रखा जाता है तो फोर्स लगता है, दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है। मतलब जब मास होता था तो हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो फोर्स लगने के बाद क्या होता है, डिफ्लेक्शन होगा। एक बॉडी वहाँ पे रखा हुआ, फोर्स लगा, अभी हम छोड़ दिए इसको, तो डिफ्लेक्ट होकर किधर आया, नीचे आया। तो जब मास है इसके अंदर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो क्या हो रहा है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा, मुड़ रहा है इधर उधर। चलो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये क्यों लग रहा है, ड्यू टू मास लगा। लेकिन मास क्या बनाता है, मास कुछ तो बनाता होगा अपने चारों तरफ। तो ये जो मास है वो बनाता है अपने चारों तरफ कौन सा, ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। और जब ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा तो वहाँ पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर डिफ्लेक्शन होगा, मूवमेंट होगा, मोशन में आएगा, एक्सेलरेशन होगा, जो बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, ये आइडिया लेके हम आप आगे बढ़ते हैं। सपोज अभी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है इधर ऐसे, और थोड़ा देर के बाद जाने के बाद क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर कंफर्म है कि फोर्स लगा है। जब फोर्स लगा होगा तभी इसके अंदर क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, उसी तरीके से अगर हम लोग चार्ज को देखते तो चार्ज, ड्यू टू चार्ज क्या लगता है, पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। जब यहाँ भी फोर्स लगेगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये जो फील्ड बनाएगा, आप इसके हिसाब से ग्रेविटेशनल बना रहा था, अब ये कैसा बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। फिर वही कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स है ये। उसी तरह से अगर हम मैग्नेट को ले लें तो मैग्नेट क्या करता है, वो भी एक फोर्स लगाता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हुआ। और मैग्नेटिक फोर्स बनाएगा तो ये भी कैसा,
कब बनाएगा? जब ये अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट रखा हुआ नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ। दूसरा नॉर्थ पोल साउथ पोल एक और मैग्नेट को लेकर आएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, होगा ना। फोर्स तो लगेगा तो इसके अंदर क्या होगा? डिफ्लेक्शन। जैसे ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट वाला था, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में यही हो रहा था ना कि जब वायर में करंट मूव कर रहा था तो क्या प्रोड्यूस हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा था? डिफ्लेक्ट कर रहा था नीडल्स को। सेम। तो इतना समझ में आया। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एंट्री क्यों किए, इससे अभी समझ में आएगा। देखो एक लाइन में समझो। अगर अब यहाँ से पकड़ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पार्टिकल को अगर डिफ्लेक्ट करता है तो यहाँ से समझ में आएगा कि उस पर चार्ज है या नहीं। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किसी चीज़ को डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब उस पर क्या है? चार्ज है। और अगर उस पर चार्ज है तो उस पर क्या होगा? मास होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दिए और एक पॉजिटिव चार्ज को मूवमेंट दे दिए तो इस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यही पॉजिटिव चार्ज कैसा था? प्रोटॉन था, तो लगेगा। अभी हम अगर इसी के जगह पर न्यूट्रॉन को लाकर रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है भरा हुआ, और लाके न्यूट्रॉन को रख दिए, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि न्यूट्रॉन पर क्या है? कोई भी चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है इसके पास, क्लियर? तो हाँ, यहाँ पे जब चार्ज नहीं है तो किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो बेसिकली डिफ्लेक्शन शो क्या कर रहा है? तो डिफ्लेक्शन सिर्फ यही बताना चाह रहा है, किसके डिफ्लेक्शन से? डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से ये पता हो रहा है कि बॉडी के अंदर या बीम है, जो भी अल्फा है, बीटा है, गामा है, जो भी है, उस पर चार्ज है या नहीं। अब अल्फा रेज मूव करेगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऑब्वियसली है कि डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होने का रीज़न क्यों? क्योंकि अल्फा के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, और पॉजिटिव रे जब निकलेगा तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा। उसी तरीके से बीटा में भी होगा। क्लियर हुआ बात को? चलो, बीटा नेगेटिव होता है तो उसमें भी डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग चार्ज को ही देखना चाह रहे थे, लेकिन किस हिसाब से थोड़ा तरीका अलग हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में इसका यूज़ होगा, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो उससे आपको समझ में आएगा, अच्छा ठीक है यहाँ पे इस पर चार्ज है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 में, चार्ज क्या होता है? इज़ इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब जो चेंज नहीं होता है। सपोज़ अभी हम लोग चार्ज को, भाई एक एग्जांपल लेते हैं, चार्ज को एक ट्रक पर रख दिया, ठीक है, 20 कूलम चार्ज को ला कर रख दिया ट्रक पर। अब इसी 20 कूलम को एरोप्लेन पर ले जाकर रख दिया, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। ट्रक से क्या हो गया? एरोप्लेन पर। लेकिन वो 20 कूलम का 20 कूलम ही रहेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बात ये होता है इनवेरिएंट की कहानी, मतलब इनवेरिएंट जो चेंज नहीं होता है। चेंज क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। वही ट्रक है, एरोप्लेन है, दैट इज नोन एज फ्रेम है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो 20 कूलम का 20 कूलम है, जितना है उतना ही रहेगा। नेक्स्ट, ये डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑल्सो। बहुत अच्छे से देखो ध्यान से, ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। अभी 10 कूलम का चार्ज, उसको पूरा स्पीड दे दिया, वो 10 कूलम का ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग मास को देखते हैं तो मास क्या होता है? डिपेंड करता है ऑन किस पर? स्पीड पर। मास जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा स्पीड के साथ। ठीक है, बताते हैं कैसे इंक्रीज होगा। एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है। इसमें क्या बोला जाता है कि जो मास है इज इक्वल टू m0 बाय 1 माइनस
वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का अंडर रूट। अब सब समझाते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चार्ज क्या है, इनवेरिएंट है। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास उस पर स्पीड पर डिपेंड करता है। क्या होता है, मास जब बढ़ता है तो स्पीड जब बढ़ता है तो मास भी इंक्रीज होता है। ये कहाँ से आया, आइंस्टाइन का रिलेटिव थ्योरी से, ठीक है। फॉर्मूला देख लो, अब इसको डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो थ्योरी है m इज इक्वल टू एम नॉट बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये m क्या है, ये m है मास कंसर्न जो होगा, किससे होगा, कंसर्न विथ स्पीड, मतलब स्पीड से चेंज होगा ना मास, तो वो यहाँ पर निकलेगा। ये जो m नॉट है दैट इज नोन एज रेस्ट मास। रेस्ट मास उसको बोलते हैं कि ये किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला जाए उस पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा। मतलब मास जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। हम अगर अभी बैठे हुए हैं, सपोज हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, मेरा जितना मास है, अगर हम किसी बाइक पे चढ़ जाएं वो भी मास सेम रहेगा, मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट मास। द मास कांस्टेंट विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर। ये सी तो आपको मालूम है, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ होता है। और वी जो है, जो हम लोग स्पीड प्रोवाइड करेंगे उसको, स्पीड गिवन टू द बॉडी। क्लियर, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा मतलब लॉजिकली समझाना चाह रहे हैं कि कैसे स्पीड से मास इंक्रीज होता है, वो देखते हैं। अभी देखो, एक चीज़ तो हम लोग को मालूम है कि कभी भी स्पीड जो है, जो बॉल को दे रहे हैं, ये बॉडी को दे रहे हैं, वो इससे ग्रेटर तो नहीं होगा। तो सी इज़ मच ग्रेटर देन वी, ये क्लियर है। जब और दोनों का स्क्वायर करो, देखो तो अब अगर हम वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिखें, इसको नीचे लेकर आए, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या होगा, 1 से कम हो जाएगा, ये नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसका जो वैल्यू है ये 1 से और कम होता जा रहा है। पहले 1 - 1 था, मान लो दिया तो नहीं जाएगा, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, 1 से और डिक्रीज हो रहा। सीधा सीधी और भी एक तरीके से देख सकते हैं कि सी का वैल्यू अगर हम लोग के पास बड़ा तो है, वी का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये जो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, इसका वैल्यू 1 से कम होता जा रहा, ये और कम। तो ये पूरा जो टर्म है 1 - वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये और भी कम होगा। ये जितना कम होगा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर उतना ही ग्रेटर होगा। क्लियर, बात समझ में आया। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज किस तरीके से किसी भी कंडक्टर पर बैठता है। अगर हम लोग एक मुट्ठी लगा के फेंक दिया उस पर चार्ज, तो वो कैसे बढ़ गया, क्या एक जगह आके जमा हो गया या कहीं और बैठता है, तो वही है नेक्स्ट। तो चार्ज resides on the outer surface of conductor। किसी भी कंडक्टर का आउटर सरफेस के ऊपर बैठ जाता है चार्ज आके। देखो अभी मान लो चार्ज को फेंक दिए तो एक जगह नहीं होगा, चार्ज क्या होगा, पूरे सरफेस पे बैठेगा। क्यों बैठता है, क्योंकि सिमिलर चार्ज क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करेगा और एज पॉसिबल एज फारदेस्ट डिस्टेंस पे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर आकर बैठ जाएगा। ये मतलब यहाँ इसका और भी होने का होता, फोर्स लगता यहाँ तक आया, क्लियर हो गया, यहाँ तक वो अब आराम से बैठ गया। तो ऐसी हालत में एक जगह तो जमा नहीं रहेगा, पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। तो चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। इसी वजह से हिसाब से अगर हम लोग ले कि हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, ठीक है, दोनों का साइज सेम है, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम चार्ज को होल्ड करेगा। साइज क्या हुआ, दोनों का सेम है, ठीक है। हॉलो स्फीयर है एक, सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर समझते हो कि बीच से खोखला रहेगा, अगर नहीं है तो ये मेंसुरेशन का एक टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स में, वहाँ पूरा डिटेल में बताया है कि हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। ये हॉलो स्फीयर अंदर से खोखला होता है और सॉलिड स्फीयर अंदर में मटेरियल भरा हुआ होता है। तो चार्ज जब हम लोग फेंकेंगे सेम साइज का है, आर रेडियस का, तब तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा, जितना चार्ज होल्ड ये करेगा उतना ही चार्ज होल्ड सॉलिड करेगा, जितना हॉलो करेगा उतना ही चार्ज सॉलिड करेगा।
इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर एराइज होता है कि सोप बबल, ठीक है, बुलबुला जो होता है साबुन वाला, उस पर अगर हम लोग चार्ज डालते हैं तो ये क्या होता है, तो ये चार्ज डालेंगे तो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। क्यों एक्सपैंड करेगा, देखो ध्यान से, ये छोटा सा बुलबुला है, अब ये क्या करेगा, थोड़ा फैलेगा, एक जगह ला के जमा कर दिए, अब ये क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन के चक्कर में ये क्या होगा, और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, एक जगह आ गया, रिपेल हुआ, इधर से भी रिपेल, इधर से भी रिपेल, ऐसे करके रिपेल हुआ, तो ये क्या हो गया, पहले छोटा था, अब क्या हो रहा है, रिपल्शन की वजह से बढ़ जा रहा। तो क्वेश्चन रहता है कि चार्ज जब फेंका जाता है सोप बबल पे तो क्या होता है, तो इसका साइज इंक्रीज करता है, एक्सपैंड करता है। हम लोग ने पूरा चार्ज का मतलब मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस हम लोग कर लिए हैं। अभी दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और बाकी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम लोग कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक वीडियो में कवर अप करेंगे और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। चलो ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट होता है कमेंट करो, ठीक है, हम उसको रिप्लाई करेंगे। और इससे रिलेटेड जो MCQs हम डिस्क्रिप्शन में देंगे उसको बनाते रहो। हर एक मतलब MCQ पीछे से भी अटैच होगा, कुछ पीछे वाला भी क्वेश्चन है, मतलब लेक्चर 3 का अगर हम MCQ दे रहे हैं तो उसके अंदर में कुछ लेक्चर 1 और 2 का भी होता रहेगा, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं, वो अच्छी चीज़ है कि रिवीजन करते रहोगे बार बार उसको, ऐसे ही क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा तो पूरा याद हो जाएगा आपको कि हाँ ये पूरा किस तरीके का काम होता है। तो प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देख लिए अच्छे तरीके से, अब 2 प्रॉपर्टीज़ है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे और वहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। अगर किसी तरह का डाउट है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थैंक यू वेरी मच।